बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। अब सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? अर्थ के अराउंड वो स्पेस जहाँ तक अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको एक्सपीरियंस किया जाता है, यानी जहाँ जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होती है उस एरिया को, उतने पार्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। द स्पेस अराउंड द अर्थ in which gravitational force acts on a body is called gravitational field. When an object is moved in the gravitational field, the work is done by the gravitational force. कि जब आप कोई चीज़ जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन होता है। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, द वर्क इज़ पॉजिटिव। यानी अगर कोई चीज़ ऊपर से जैसे नीचे गिर रही हो तो देन जो वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, उसमें जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, द वर्क डन इज़ नेगेटिव। यानी अगर कोई चीज़ आप नीचे से उठा के ऊपर ले जाते हैं तो आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड काम करते हैं, तो इस तरह से जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के ज़रिए इस चीज़ को समझेंगे। नाउ कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass m being displaced with constant velocity from point A to B as shown in this figure along various paths. अब ये A से B तक जाने के लिए डिफरेंट पाथ जो है यहाँ यूज़ किए गए हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दिस केस यहाँ पे अगर देखें तो बेटा 3 पाथ हैं जो फॉलो किए गए हैं। पाथ 1 जो है वो ए से डी फिर बी, ए डी बी। पाथ 2 जो है वो ए सी बी, ए से बॉडी को सी पे लेके गए फिर बी पे। और पाथ 3 जो है वो कर्व पाथ है, यहाँ पे जैसे वो आपको डायग्राम में ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। अब ये है कि इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू द वेट एम जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है। जब हम इसको बॉडी को लेके जाते हैं तो हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे काम करते हैं, तो हम जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अलॉन्ग द पाथ ए डी बी। अब पहले हम ए डी बी को देखेंगे और वो देखेंगे कि कितना वर्क डन हुआ। दैट कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द वर्क डन अलॉन्ग ए डी इज़ 0 बिकॉज द वेट एम जी, यानी कि फोर्स जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द पाथ। यानी जो आपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका जो वेट है, फोर्स है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है, और पाथ जो है ए डी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो आपको पता है वर्क डन होता है W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी एफ डी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे कॉस 90 आ जाएगा तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा। देन हम देखेंगे कि अलॉन्ग बी डी, ये डी बी पाथ जो है यहाँ पे वर्क डन क्या है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। फोर्स डाउन जो है वो आपकी एम जी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एच है, तो आपके पास वर्क डन एम जी एच होगा विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों में 180 डिग्री का कॉस 180 डिग्री है ना। कॉस 180 जो होता है वो क्या होता है, वो -1 होता है, इसलिए आपके पास वर्क डन जो है वो माइनस एम जी एच आ जाएगा। बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द एम जी इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट।
So theta is equal to 180 degree. Hence the work done in displacing the body from A to B through the path ADP will be equal to W ADP. ADB यानी A से D की तरफ फिर D से B की तरफ total work that is equal to 0 plus minus mgh, or that will be equal to minus mgh. If the we consider the path ACB, दूसरा पाथ हम लेते हैं path 2 ACB, तो work done along AC is also minus mgh. जैसे कि DB में था वैसे ही AC में भी माइनस mgh वर्क डन होगा, और अलॉन्ग द C भी जो वर्क डन होगा दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि अगेन यहाँ पे एंगल जो है वो फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट D के दरमियान 90 एंगल आ जाता है। तो अगर हम इस पाथ में जो वर्क डन अलॉन्ग ACB होगा दैट विल बी W ACB, that will be equal to minus mgh plus 0 माइनस mgh वर्क डन है AC पाथ का और 0 वर्क डन है CB पाथ का, तो दोनों को सम किया आपके पास माइनस mgh। अब यहाँ पे आपने पाथ ADB और पाथ ACB दोनों में देखा है कि वर्क डन जो है वो आपके पास माइनस mgh ही आया, यानी आपने कोई भी पाथ फॉलो किया तो वो माइनस mgh ही आया। अगर आप डायरेक्टली वैसे ही कोई चीज़ जो है अगर हम A से B की तरफ तीसरे पाथ से लेके जाएं और देन टोटल वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करें, उसके लिए हम ये करते हैं चूँकि यहाँ पे जो पाथ है A से B की तरफ वो कर्व पाथ है, तो हम उसको छोटे छोटे जो पैचेस हैं उनमें डिवाइड कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर पाथ 3 दैट इज़ कर्व्ड 1. इमेजिन द कर्व्ड पाथ टू बी ब्रोकन इनटू सीरीज ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जैसा कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स बन गए हैं, ठीक है, जैसे इस फिगर पे नज़र आ रहे हैं। अब आपके हर वर्टिकल स्टेप की जो हाइट है उसको हमने डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 इस तरह से उनके नेम रख लिए, और इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उनका भी आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे mg और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन d, mg और d में एंगल अगेन 90 आ जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हम टोटल वर्क डन इस पे कैलकुलेट करें, डेल्टा y1 के लिए जो होगा वर्क डन वो होगा माइनस mg डेल्टा y1, जैसा कि ऊपर माइनस mgh था तो यहाँ पे माइनस mg डेल्टा y1। इसी तरह अगले स्टेप में माइनस mg डेल्टा y2, नेक्स्ट में वर्क डन होगा माइनस mg डेल्टा y3 एंड सो ऑन। अब हम इन सब को टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए इन सब वर्क का सम करेंगे, तो WAB यानी A से B तक जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस mg इंटू डेल्टा y1। इनमें से सब में से माइनस mg जो है वो हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी आप देखें तो वो है डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा yn। अब इन सब को अगर हम सम करें तो वो टोटल हाइट h बन जाती है। डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 इन सब को सम करें तो वो टोटल हाइट h है। यहाँ तक हम बॉडी को उठा के लेके तो इन सब के सम की जगह हम h लिख देते हैं, तो हमारे पास WAB यानी वर्क डन फ्रॉम A टू B जो है वो माइनस mgh आ गया। अब आपने देखा कि हमने पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 तीनों में पाथ्स के ज़रिए जब वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमें रिज़ल्ट सेम माइनस mgh ही मिला। तो हम इससे ये एक नतीजा निकाल सकते हैं कि वर्क डन इन द अर्थ's ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, कि
अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई काम करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस पाथ से वो वर्क किया, वर्क की वैल्यू सेम रहेगी, पाथ फॉलोड का कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस तरह के जो भी ऐसे फील्ड हों, जो भी ऐसी जगह हो जहाँ पे आप काम करें और वर्क डन जो है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड ना करे, उस तरह के फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड। हम कंजर्वेटिव फील्ड को इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, द फील्ड इन विच द वर्क डन बाय the field in which the work done be independent of the path followed or work done in a closed path will be zero, that is called conservative field। यानी ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन जो है क्लोज्ड पाथ में वो ज़ीरो हो या वो इंडिपेंडेंट हो पाथ फॉलोड तो हम उसको कहेंगे कि वो कंजर्वेटिव फील्ड। अब ये ज़ीरो वाली बात जो है वो कैसे है कि जैसे आपने देखा कि अभी इसी एग्जांपल में हम इस बॉडी को ए से बी तक अबव लेके गए हैं तो वर्क डन -mgh है, लेकिन अगर हम इसको वहाँ से नीचे वापस लेके आएंगे तो वर्क डन +mgh हो जाएगा। दोनों का सम करेंगे यानी क्लोज्ड पाथ जब बनेगा दोबारा ए पर आने के लिए, तो क्लोज्ड पाथ में अगर हम सम करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये दूसरी बात कि ऐसे फील्ड में क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज if an object is moved over a rough surface between two points along different path, the work done against the frictional force certainly depends on the path followed। तो ऐसा कोई भी फील्ड यहाँ पे फ्रिक्शन हो उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड नहीं करेंगे। कंजर्वेटिव फील्ड की वैसे एग्जांपल्स जो हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये जो है इसमें दोनों फील्ड जो है इसमें जो होती है वर्क डन जो होता है वो फॉलो नहीं करता, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ से हमने उसको गुजारा है, किस पाथ से वर्क डन जो है वो किया है।